ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था, सर्कुलर मोशन, एसएचएम एंड ऑल। एक जरा एक आध क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर से। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में कह रहा था, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम रह गया, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कुछ एनर्जी वगैरह के ग्राफ भी किए थे। ये सब कराना है मुझे बेसिकली, ये ना लेसेजोस फिगर वगैरह पे पहले क्वेश्चंस आते नहीं थे। ये सब ये सब उठा के दे दिए अब। हम्म, इसे चेक करो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। जरा देखो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, लिखो जरा चैट रूम में कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ठीक है। असीम का आया, आशीष का आंसर आया, कुछ मुनीब का मिला। और आंसर्स। भाई मैं को होस्ट हूँ, मैं को होस्ट है ना, मैं फैकल्टी हूँ। करिए अभी, एक मिनट और लीजिए, करिए। सबके आंसर्स नहीं है अभी, कुछ ही आंसर्स हैं। फिर चेक करते हैं कौन सही है कौन गलत है। पर एटलीस्ट कल जो आपने किया था, एनर्जी के एक्सप्रेशंस किए थे, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। इट्स इजी, टफ नहीं है। सर। यस। सर मैं फिर से भेज सकता हूँ अपना आंसर? भेजिए भेजिए, कोई बात नहीं। देखिए, हो गया ऋषिक। आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में इन चारों में से एग्जैक्टली ग्राफ कौन सा होगा। असीम, मेंस ना पहले ऑफलाइन भी होता था, फिर ऑनलाइन होना शुरू हो गया। तो जब ऑनलाइन होना शुरू हुआ तो नया नया जब आया था तो लोगों ने उसे ऑनलाइन अलग से लिखते थे। मतलब ऑनलाइन मीन्स पेपर पेंसिल बेस नहीं होता था, जाना तो सेंटर में ही पड़ता है।
लेकिन वो नया था, जब वो नया आया था तो लोगों ने उससे ऑनलाइन लिखना शुरू कर दिया। तो अब भी कई बुक्स के अंदर वो अलग से जेई मेन ऑनलाइन लिखा होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है उसे ऑनलाइन कर। तो देखिए उसने आपको कहा है कि स्टार्ट एट दिस मीन पोजीशन। ओके, यशिका का भी आया, मीन से स्टार्ट कर रहा है। मीन से स्टार्ट करने का मतलब है जो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दैट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस ए साइन ओमेगा टी, राइट। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन होगी दैट्स dx ओवर dt, which is a omega cos omega t. So your kinetic energy is half mv square. So kinetic energy is half m a square omega square cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर आ रहा है। देखो ये दोनों तो साइन स्क्वायर वाले हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो ये बिल्कुल गलत है यार, cos स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ऐसी तो होता है, ऐसा जाता था। जब आप cos स्क्वायर लिखते थे तो आप कहते हैं नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाने की जगह ऊपर चला जाएगा, ऐसे जाकर होता था। तो ये जो टाइम होता था ये हाफ साइकिल है, सॉरी ऐसे जाएगा ना। सो ये जो आता था नीचे इसको हम t/2 कहते थे, करी तो करा है। सो आई गेस ये दोनों कॉस स्क्वायर के ग्राफ है, लेकिन यहाँ टाइम गलत लिख दिया है, यहाँ टाइम उसने सही लिखा होगा। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बताओ जी, आया नहीं आया? नहीं सर, ये नहीं आया। ये तो समझ में आया कि ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ हाँ सर। है ना। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, राइट। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर में यहां जाकर एक साइकिल कंप्लीट होती है ना, इस जगह यहां जाकर एक साइकिल कंप्लीट होती, तो हाफ साइकिल है, तो यहाँ टाइम t/2 होगा। अब इन दोनों ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट देखो, ये शो कर रहा है इस जगह टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और ये शो कर रहा है इस जगह टाइम पीरियड का हाफ है। सो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो शो कर रहा है यहीं पर एक साइकिल कंप्लीट हो गई, बट एक्शन में तो यहाँ पर हाफ साइकिल कंप्लीट हुई है। वन साइकिल तो तब कंप्लीट होगी जब जहां था दोबारा वहीं आ जाए। अगर आप कल वाला हमारा ग्राफ भी देखोगे, मैं फिर साइड स्लाइड से चला जाऊंगा अगर मैं उस ग्राफ पे आया। यस ऋषिक, अब आया? कॉस स्क्वायर है ना, तो साइकिल तो यहाँ जाकर कंप्लीट होगी। अच्छा मैं दिखाई देता हूँ, कल हमने जो किया था कहाँ गया एनर्जी का। तो t/4 टाइम पे हम्म, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। t/4 टाइम पे, यस देखो हमने शायद तो करा भी होगा। इंट्रोडक्शन, ये देखो, ये जब हमने कॉस वाला, और हमने तो इसे ये वाला जब प्लॉट किया था, देख रहे हैं ये पूरी की पूरी एक साइकिल थी, यहाँ जाकर हाफ साइकिल कंप्लीट हुई थी। बस ये था जब मैंने लिया था तो काइनेटिक एनर्जी में साइन आ रहा था, क्योंकि पोजीशन वाला मैं कॉस से लेके चला था। जब आप साइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर लेके जाओगे तो ब्लू वाला ग्राफ बनेगा, दिस इज हाफ साइकिल। t/4 पे यस जीरो हो जाएगा। हाँ जी ऋषिक, वो अब यस सर। सो जो हमने ग्राफ्स करे थे वो कुछ ऐसे ही आएंगे, लाइक ग्राफ जो मैंने करा रखे हैं आपको उसमें बहुत ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं आता। अच्छा, इसके बाद एक आखिरी चीज आप सीख लो, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की। दो एसएचएम्स को हम कंबाइन कैसे कर रहे हैं। अब ये टॉपिक तो जेई एडवांस का है, तो अगेन इसमें कुछ डेरिवेशंस ऐसी आएंगी जिसे मैं स्किप कर दूंगा, और हम डायरेक्ट रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। आप लोगों ने अभी ज्यादातर लोगों ने कोनिक सेक्शन नहीं किया है। आशीष, कोनिक सेक्शन हो गया तुम्हारा फिजिक्स में, मैथ्स में? आशीष कहाँ है? अच्छा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या, तुम्हारी बैच का? अच्छा आशीष, तुम्हारी बैच का और कौन है यहाँ पर? सिर्फ आशीष ही है शायद। ओके, थोड़ा सा ना जो आज टॉपिक मुझे कराना है उसमें कोनिक सेक्शन हम यूज करते हैं।
So the topic is superposition of two SHM. Superposition of two SHM. दो SHM का सुपरपोजिशन है. अब इसमें कई तरह से सुपरपोजिशंस होता है. पहला है इन सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी. मींस दोनों SHM एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे हैं. इन सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी. जैसे आपको एक SHM दिया हुआ है x1 is equal to a1 sin omega t. दूसरा SHM है x2 is a2 sin omega t plus phi. तो देखो इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. दोनों SHM आर अलोंग एक्स एक्सिस. दोनों ही SHM में फ्रीक्वेंसी सेम है. वो आपसे कहता है इन दोनों को कंबाइन करो और कंबाइन कर देखो कि जो SHM बन रहा है वो SHM एग्जैक्टली क्या है. तो जब आप इन्हें कंबाइन करोगे it x1 plus x2. So this is a1 sin omega t plus a2. एक डेरिवेशन में कर दूंगा, उसके आगे ना सबको डेराइव नहीं करूंगा, बड़ी लंबी डेरिवेशंस होती है. a2 sin omega t plus phi. तो आप लिख सकते हो that your x is a1 sin omega t प्लस इसको साइन को ओपन कर दो a2 it's sin omega t cos phi प्लस cos omega t sin phi. तो आप लिख सकते हो x आ जाएगा it's a1 sin omega t प्लस a2 sin omega t cos phi प्लस a2 sin phi cos omega. अब इन दोनों टर्म्स में ये बेसिकली एक SHM ही बना है, बस मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ. ये काम शायद मैंने पहले भी करा है किसी एक न्यूमेरिकल के लिए आपके साथ. तो ये साइन ओमेगा t कॉमन आ गया. दिस इज a1 प्लस a2 cos phi प्लस ये आ गया a2 sin phi cos ओमेगा t. अब ये दोनों को कंबाइन कर एक SHM आ रहा है. a1 प्लस a2 cos phi को आप लिख सकते हो दिस इज सम r cos थीटा. और ये जो आपका a2 sin phi है इसे मैं लिख रहा हूँ r sin थीटा. तो देखो r sin थीटा r cos थीटा लिखने का रीजन क्या है. ये जो r है दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. दोनों SHM को कंबाइन कर जो SHM बनेगा उस HM का एम्पलीट्यूड है r. दोनों SHM को कंबाइन कर जो SHM बनेगा उसका फेस कांस्टेंट है थीटा. थीटा इज फेस कांस्टेंट. तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन, लेट्स कॉल दिस एज वन इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस एज टू इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. 2 और 3 को अगर मैं 1 में रख दूं तो तुम्हें दिखने लगेगा कि अरे ये तो SHM बन गया दोबारा से. साइन a1 प्लस a2 cos phi को r cos थीटा लिखते हैं. तो ये आएगा साइन ओमेगा t इट्स r cos थीटा. ऐसी a2 sin phi को r sin थीटा लिखते हैं. r sin थीटा cos ओमेगा t. ना यू कैन टेक r as कॉमन, r कॉमन ले लो. So we are left with sin omega t cos theta plus cos omega t sin theta. तो आप एक काम और भी कर सकते हो. देखो r कांस्टेंट आ गया, यहां से आप sin a cos b प्लस cos a sin b, सारे मैथ्स वाले बैठे हुए हो, sin a प्लस b होगा ओमेगा t प्लस थीटा. सो दिस इज रिजल्टेंट SHM. दो SHM को कंबाइन किया, एक और SHM आ गया. व्हाट इज r? r जो SHM आया है रिजल्टेंट उसका एम्पलीट्यूड है और उस SHM का फेस कांस्टेंट. अब एक काम और आता है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें कहता है a1 a2 दे देगा, phi दे देगा, कहेगा r निकालो और थीटा निकालो. तो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर पर्टिकुलरली 2 और 3 इक्वेशन को आपको एक रिलेशन चाहिए जो r को a1 a2 और phi को कनेक्ट कर रहा हूं
थीटा को a1 a2 और phi से कनेक्ट करें। उसके लिए आसान काम है, स्क्वायर कर कर ऐड करो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 and 3, 2 और 3 को स्क्वायर कर कर ऐड कर दो, यू विल गेट a1 plus a2 cos phi। अगर आपको ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की डेरिवेशन याद है तो आपको दिखने लगेगा a1 पे a2 cos phi plus a2 sin phi। a2 sin phi का स्क्वायर इज r square cos square theta plus r square sin square theta। r square cos square theta plus r square sin square theta। तो होल स्क्वायर ओपन कर दो यहाँ पर, सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। r स्क्वायर कॉमन ले लो, सो वी हैव cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स में a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यू हैव a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, सो यू आर लेफ्ट विद जस्ट cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi is equal to r square cos square theta plus sin square theta। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। इट्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर plus 2a1 a2 cos phi is r square, or you can say that your r is root over a1 square a2 square, Vector sum of a1 and a2। yes, 2a1 a2 cos phi। पैरेललोग्राम लॉ की ऐसे भी डिराइव करना बता सकते हैं। इसी तरह से आप डिवाइड कर दीजिए 3 और 2 को, सो व्हेन यू डिवाइड 3 and 2, divide 3 by 2, so when you divide 3 by 2 you have r sin theta by r cos theta, r sin theta by r cos theta, which is equal to a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi, a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi। so r से r cancel हुआ, so we have tan theta is a2 sin phi over a1 plus a2 cos phi। सो ये डेरिवेशन आपको सिर्फ ये बता रही है दैट इफ यू आर कंबाइनिंग टू एसएचएम व्हिच हैव सेम फ्रीक्वेंसीज एंड दे आर एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शंस, तो इन दोनों एसएचएम को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा, उस रिजल्टेंट एसएचएम की ये इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड की टर्म्स में कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। This is the phase constant of the resultant SHM, which can be written in terms of the individual amplitude and phase constant in this way. डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी में नहीं है और डेरिवेशन बहुत यूज नहीं होगी। बस सिर्फ मैंने आपको ये करा दिया ताकि मैं आगे जो कराऊंगा उसमें बार बार डिराइव नहीं कराऊं, आपको समझ में आ जाए कि मैं करने क्या वाला हूं। मुझे दो एसएचएम कंबाइन कर कर देखना है कि रिजल्टेंट जो भी आ रहा है वो एसएचएम है या नहीं, और अगर रिजल्टेंट एसएचएम है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, कैसे लिखिए था। फिर देखते हैं अगर फ्रीक्वेंसीज अलग हैं तो क्या होगा। सर इक्वेशंस एग्जैक्टली वैसी आ रही है ना जैसे वेक्टर सम में, क्योंकि थीटा की भी वैसी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल वेक्टर सम वाली चीज है। इसे इनफेक्ट मैं पैरेललोग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकता हूँ। एक चीज दो दो बार से ड्राइव करना ऐसा नहीं है। आप इसे एक पैरेललोग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो कि आप इसे a1 ले लो, आप इसे a2 ले लो, इनके बीच का फेज डिफरेंस आप phi ले लो,
ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा। सेम कहानी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जी सालिक हुआ। जी। आज फिर नंबर गायब है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। सर हो
मैं फिर कह रहा हूँ ये आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट आपके जेई मेंस के सिलेबस में है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। देख सकिए, इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं, अच्छा एक एक और केस आता है, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से। वो कहता है अगर फ्रीक्वेंसी अलग है, सेकंड केस दे देता है, कहता है सेम डायरेक्शन में है बट फ्रीक्वेंसीज अलग है। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। लाइक मैंने आपको x1 दे दिया a1 साइन ओमेगा 1t, x2 दे दिया a2 साइन ओमेगा 2t। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, मैं आपसे कह रहा हूं इसे कंबाइन कर दीजिए। x1 प्लस x2 इट्स a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t। ये एसएचएम नहीं हो सकता, इट्स नॉट एन एसएचएम। अगर आप एसएचएम के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, इसका सेकंड डेरिवेटिव इसी के प्रोपोर्शनल हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, किसी भी हाल में सेकंड डेरिवेटिव इसी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, सो इट्स नॉट एन एसएचएम। सो अगर आप दो एसएचएम को कंबाइन कर रहे हैं जहां डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, तो रिजल्टेंट एसएचएम, रिजल्टेंट जो भी आएगी इक्वेशन, दैट्स नॉट एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होगा, इसे भी लिखिए। तो याद रखना, अगर आपने दो एसएचएम लिए और दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, तो कंबाइन करने के बाद आपको जो कुछ भी मिलेगा दैट्स नॉट एन एसएचएम। लेकिन अगर आपने दो मोशंस लिए और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कंबाइन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज एन एसएचएम। रीजन बहुत सिंपल है कि एसएचएम में जो भी इक्वेशन आएगी उसका सेकंड डेरिवेटिव उसी के खुद प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं तो सेकंड डेरिवेटिव खुद के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा कभी। आप दो बार डिफरेंशिएट कर कर इसे एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं, जो मैं नहीं करने वाला। अभी मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सिखाया था आपको कैसे चेक करते हैं एसएचएम है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ फिगर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं लिसाजस फिगर। पिछले 2 साल में ना इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये नहीं आया करता था। ये लिसाजस फिगर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है कहीं, जहां पर दो साइन वेव्स कंबाइन हो रही होती हैं। बट एक आध बार क्वेश्चंस आए पिछले कुछ सालों में इसमें, तो ये नया ऐप कराना पड़ता है हमें। तो देखिए लिसाजस फिगर का मतलब क्या है, आपके पास दो एसएचएम्स हैं जो अलग अलग मींस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंबाइन कर रहे हैं। सो यू हैव सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। मैं यहाँ कुछ चीजें डेराइव नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन आएगी वो डेराइव नहीं करूंगा, पूरी क्लास निकल जाएगी मेरी। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आपने दो एसएचएम लिए और दोनों एसएचएम्स परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, मींस एक अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो दूसरा एसएचएम वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। सो यू हैव एक्स व्हिच इज a1 sin ओमेगा t, दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग है, y इज a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। मेक श्योर कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो रिजल्टेंट मोशन आपका एसएचएम नहीं होगा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज टू। अब जब आप इनको कंबाइन करोगे ना a1 और 2 को, तो इन्हें कंबाइन कर कर कुछ कुछ कोनिक सेक्शन की इक्वेशंस पे लाने की कोशिश करते हैं।
तो इसे कंबाइन करके जो इक्वेशंस आती हैं दैट इज x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 2xy cos phi over a1 a2 is equal to sin square phi. ये जो इक्वेशन है आपने कोनिक सेक्शन कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करा सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स. मींस अगर आपने दो SHM को कंबाइन कर दिया विच आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन और आप उन SHM के x और y कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, मींस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बना रहे हो, x और y कोऑर्डिनेट को आप प्लॉट करो, तो आपको जो प्लॉट मिलेगा दैट प्लॉट वुड बी एन एलिप्स. ये आपको एलिप्स मिलेगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. सो पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए वो इसके स्पेशल केसेस बनाए. वो कहता है यार ये जो फाई है ना, लेट्स से दिस फाई इज 0 डिग्री, फेज डिफरेंस नहीं है, तो बताओ कि फिगर कैसा होगा, लेसोजस फिगर कैसा होगा. यहाँ तो एक जनरल एलिप्स बना दी. इसको मैं जरा तरीके से बना दूं. एलिप्स है इसमें इंसर्ट में, एलिप्स नहीं है. सो इन दो SHM को जब आप कंबाइन करोगे आपको जो रिजल्टेंट SHM मिलेगा, उस रिजल्टेंट SHM में x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों होंगे. अगर आप x और y कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको जो ट्रैजेक्टरी मिलेगी वो एलिप्स की मिलेगी. जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये. दिस इज लेट्स फिगर. क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली आए वो आए कि ओके इफ दे आर इन सेम फेज तो क्या होगा, इनमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो क्या होगा, फेज डिफरेंस 45 डिग्री दिया हुआ है तो आपको क्या होगा. वहां से रिसर्चर्स फिगर्स जनरेट करवाता है. इतना लिख लो, फिर अलग अलग केसेस क्वेश्चंस के साथ लेते हुए चलते हैं. ये समझ नहीं आया है क्या लेसोजस फिगर. लेसोजस फिगर सिर्फ ये कि अगर आपके पास दो SHM है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, अगर एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन था, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन था, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो जो रिजल्टेंट SHM आएगा दैट वुड बी अ 2 डायमेंशनल SHM जिसमें पार्टिकल एक्स के लॉन्ग भी मूव करेगा, वाई के लॉन्ग भी. जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तो आप ट्रैजेक्टरी प्लॉट करते थे, वो ट्रैजेक्टरी कैसी आती है, पैराबोलिक. यहां पर जब आप ट्रैजेक्टरी प्लॉट करोगे मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जब आप इसका पाथ ड्रॉ करेंगे देन दैट पाथ वुड बी एलिप्टिकल. इसको आप इस पाथ को, इस ट्रैजेक्टरी को आप लेसोजस फिगर की. जैसे याद है प्रोजेक्टाइल में पैराबोलिक आता था, यस सर. कैसे डिसाइड करते थे कि पैराबोलिक था. सर कंबाइन आपके करके पास एक्स और वाई एक्सिस इक्वेशन, को. बिल्कुल यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, आप टाइम एलिमिनेट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं. इसको आप कह सकते हैं दिस इज आल्सो कैन बी रिटन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. आप टाइम एलिमिनेट कर रहे हो, आपने यहाँ से साइन ओमेगा टी एलिमिनेट करा, यहाँ से भी टी एलिमिनेट करा, तब ये दो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बन रही. अगर ये इक्वेशन ऐसी आती y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर तो आप कहते हो कि दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पाथ वुड बी पैराबोलिक. लीनियर आ जाती है, आप कहते हो कि पाथ वुड बी स्ट्रेट लाइन. बट ये जो इक्वेशन आ रही है दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो ट्रैजेक्टरी होगी दैट विल बी एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी. अब इसमें और कई फिगर्स बन सकते हैं क्योंकि जब आप कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो पहला फिगर एलिप्स ही आता है, फिर एलिप्स से सर्कल भी बन जाता है, स्ट्रेट लाइन भी बन जाता है. वो फिर हम बनाना शुरू करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फाई. अब बताओ, अब आया समझ में कि है क्या ये, सिर्फ ट्रैजेक्टरी आप प्लॉट कर रहे हो कुछ. ओके यस सर. इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे लेसोजस फिगर कहते हैं. मैंने नाम सिर्फ इसलिए यूज कर लिया क्योंकि इस नाम से क्वेश्चंस आने लगे. और लोगों के समझ में आया, दिव्यन, अक्षत, दिव्यांशु, नुहा? यस सर. सिर्फ ट्रैजेक्टरी प्लॉट कर रहा हूँ, जैसी ट्रैजेक्टरी हम प्लॉट किया करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहां भी हम यही काम करते थे, टाइम को एलिमिनेट करते थे, एक्स और वाई में इक्वेशन लिखते थे. वहां इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी तो मैं कहता था ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक है, मैं ऐसे प्लॉट करके दिखा देता. यहां जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपको जो इक्वेशन मिल रही है वो इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन है, तो ट्रैजेक्टरी एलिप्स की होगी.
जिसको अब भी लेट्स जस्ट फिगर में कोई परेशानी है, ये ट्राजेक्ट्री है, सिर्फ किस पाथ पे आपका सिस्टम मूव करेगा, ट्राजेक्ट्री हम प्लॉट करें। ट्राजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं, पैराबोलिक हम पढ़ चुके हैं, एलिप्टिकल नहीं आई थी कभी, तो अब ये एलिप्टिकल ट्राजेक्ट्री। अच्छा, अब देखिए यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस अब तक जो आए वो स्पेशल केसेस से आते हैं। जैसे वो कहता है कि इसमें दो एसएचएम कंबाइन कर दिया आपने, एक एक्स के लॉन्ग था, एक वाई के लॉन्ग था, फाई 0 है, प्लॉट करो फिगर क्या होगा, शेप क्या होगा। तो शेप डिसाइड करने के लिए यहां आपको फाई 0 रखना होगा। तो जब आप फाई 0 रखेंगे, यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस इट्स वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस 2xy cos 0 divided by a1 a2 is equal to 0। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए वन ए टू, एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर, ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस 2xy बाय ए वन ए टू इज इक्वल टू। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, देखो शायद ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। एलसीएम क्या आएगा इसका, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या मिलेगा। अब तो मैथ्स है, देखो उसमें फिजिक्स कम, अब मैथ ज्यादा यूज। A1 square A2 square। ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, सो देखिए आपका एलसीएम आ गया ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर। जब आप डिवाइड करेंगे, यू हैव एक्स स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस डिवाइड करोगे वाई स्क्वायर ए वन स्क्वायर और माइनस 2xy ए वन टू इज इक्वल टू 0। इसको यहां ले जाकर 0 कर दो राइट में। अगर क्वाड्रेटिक ही आती है तब तो एलिप्स ही रहेगा, लेकिन किसी और शेप में आना शुरू हो जाए तो शायद सिंप्लीफाई, इसको राइट में ले जाइए। सो यू हैव एक्स स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस 2xy ए वन ए टू इज इक्वल टू 0। ये कुछ और सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है क्या। Sir, whole square of x A2 minus y A1। तो इसको आप लिख सकते हैं ए टू एक्स माइनस ए वन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया ए टू एक्स माइनस ए वन वाई इज इक्वल टू 0। तो आप राइट में ले जाओ इसे, ए टू एक्स इज इक्वल टू ए वन वाई। अरे बताओगे कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, एलिप्स की इक्वेशन है, कैसी है। लीनियर रिलेशन है। दिव्यांशु पाथ कैसा होगा, लीनियर रिलेशन पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। सो अगर आपने दो एसएचएम कंबाइन किए, एक एक्स के लॉन्ग था, दूसरा वाई के लॉन्ग था, बट द फेज डिफरेंस इज 0, तो आपको जो रिजल्टेंट एसएचएम की ट्राजेक्ट्री मिलेगी, दैट ट्राजेक्ट्री विल बी अ स्ट्रेट लाइन ट्राजेक्ट्री। ये स्ट्रेट लाइन ट्राजेक्ट्री होगी। अब आपको एलिप्स नहीं मिलेगा। इसी तरह से केस 2 आपसे कहता है अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है,
तो देखो फिर से फेज डिफरेंस 90 सब्स्टिट्यूट करते हैं इसी इक्वेशन में, ये ना इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को कुछ नाम देना चाहिए था, 1 2 3 कह दिया। तो ये जो phi इक्वल टू 0 है ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है इन इक्वेशन नंबर 3। ऐसे यहां पर सेकेंड है फेज डिफरेंस 90 डिग्री, ये भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है 3 में। तो जब आप 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे इट्स x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर माइनस 2xy cos 90 by a1 a2 is equal to sin square 90। ये टर्म तो 0 हो गई। सो यू हैव x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 is equal to 1। दिस इज द स्टैंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगेन। लेकिन ये जिस एलिप्स की इक्वेशन है दैट एलिप्स इज अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये जनरल एलिप्स था, एक्सिस से कुछ इंक्लाइन था। ये आपका वो एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस x और y एक्सिस के अलोंग तो है अब भी एलिप्स। दिस इज a1 and this is a2। I'm assuming that a1 is greater than a2। अगर मैं ये assume कर लूं कि a2 is greater than a1, अगर मैं ये assume कर लूं कि a2 is greater than a1, so a2 से तो ये शेप होगा। एक तीसरे टाइप का केस और देखा है इसमें, जिसमें वो आपसे कहता है क्वेश्चन में मेंशन करता है कि भाई phi is 90 डिग्री एंड a1 is equal to a2, कि दोनों जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो दोनों एम्पलीट्यूड्स इक्वल, सम a। इसे भी इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। So you will get x square by a1 square which is a square plus y square by a square। थर्ड टर्म देखिए cos वाली थी ना, cos 90 minus 2xy cos 90 by a1। पर सर्कल हो जाएगा नहीं? Yes, minus 2xy cos 90 by a which is equal to 1। ये 0 हो गया। So you have x square by a square plus y square by a square is equal to 1। So you have x square plus y square is a square। This is circle। तो अब जो ट्राजेक्ट्री होगी दैट ट्राजेक्ट्री विल बी सर्कुलर ट्राजेक्ट्री। ये सर्कुलर ट्राजेक्ट्री है, दिस इज ए एंड दिस इज ए आल्सो। लिखिए सर एक बार फेज डिफरेंस बता दिए फिर से। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जी देखिए आपको ये एक इक्वेशन गिवन है साइन ओमेगा टी और ये इक्वेशन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फेस पहले की है, ये फेस दूसरे की है। दोनों की फेस में जो डिफरेंस आ रहा है कितना है, फाई। जी इसको हम फेस डिफरेंस कहते हैं। दोनों की फेसेस में कितना डिफरेंस है, ये फेस डिफरेंस डिसाइड करेगा कि कब कौन मीन पर होगा, कब कौन एक्सट्रीम पर जाएगा। सर अगर दोनों में होता तो हम जो थीटा ले रहे थे वो हम पुट डिफरेंस करते। लेते हैं। नहीं नहीं, अगर दोनों में होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जस्ट सब्ट्रैक्ट ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस। अच्छा
चलो लिखिए आप। सर थोड़ा सा ज़ूम इन कर दीजिए। ऊपर, अच्छा ज़ूम इन करो। लिखिए। सर नीचे कर दीजिए।
चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन की वजह से मैं आपको करा रहा था ना, एक वो क्वेश्चन देख लीजिए। स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन पिक कीजिए, क्या होगा। ओके, और किसी का कुछ आंसर इसमें 2 में। ओके भाई, देखिए सुनिए, ये एसएचएम तभी होगा, ए और बी दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं। एसएचएम तभी होगा जब दोनों इक्वल हो। तो पहली कंडीशन ये, ए और बी वाले ही ऑप्शंस होंगे। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, फर्स्ट वाले की तो पॉसिबिलिटी नहीं। फिर उसके बाद अब देखो, अब ये जो फेज डिफरेंस अगर आपका, और ये दोनों एम्पलीट्यूड्स तो अलग, फेज डिफरेंस अगर 0 है तो स्ट्रेट लाइन होता है। वो कह रहा है फेज डिफरेंस 0 है, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, और पैराबोला तो ये नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन के लिए फेज डिफरेंस π/2 नहीं हो सकता, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो कंडीशन आपकी सिर्फ ये ठीक। बाकी सब तो हो जाएगा, बाकी सब तो इसे जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी चीज के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आएगा। ओके देवन, ओके नोआ, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किसी खास डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको x गिवन है a sin ओमेगा t, y गिवन है a sin ओमेगा t। यहाँ पर आप t इक्वल टू, ये जो आपका t इक्वल टू 0 पर आप इसे सेट करके देख सकते हैं। नहीं यार, इसको मुझे फिर ड्राइव कराना होगा।
रुक जाओ, ये फिर मैं डिराइव कराऊंगा आपको, ये पूरा डिराइव कराना पड़ेगा पूरा। सर इसमें फेस कांस्टेंट ओमेगा टी आएगा। नहीं, फेस कॉस्ट ओमेगा टी नहीं होगा। देखो यहाँ पर है ए साइन ओमेगा टी और ये है ए साइन 2 ओमेगा टी। तो आपको इस 2 ओमेगा टी को कन्वर्ट करना होगा पूरा, क्योंकि फेस आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों साइन की टर्म्स में हो या दोनों कॉस की टर्म्स में। 2 ओमेगा टी है, तो इस 2 ओमेगा को आपको कन्वर्ट करना है ओमेगा में। तो सर ओपन ओपन करना होगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, फिर कॉस को ओपन करना होगा। ये अभी नहीं होगा, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें और करानी होगी। इसे रुक जाओ, इसे रुक जाइए, इसके लिए कुछ चीज़ें और करानी है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, उस क्वेश्चन के लिए एक और चीज सीखनी होगी। नेक्स्ट है आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं एसएचएम में, और फिर उसके बाद एक डैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो देखिए पहले फ्री ऑसिलेशन क्या है। तो देखो फ्री ऑसिलेशन का मतलब है, अगर आपके सिस्टम में आपके जो भी सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, द ऑसिलेशन इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। जैसे आपने एक स्प्रिंग ली, उसको स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया, तो जो ऑसिलेशन होगा स्प्रिंग का, दैट इज फ्री ऑसिलेशन। नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक बार आपने डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया। सिस्टम ऑसिलेट्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट कर रहा है दैट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिस्टम ऑसिलेट्स विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज फ्री ऑसिलेशन। एग्जांपल्स देखिए, पेंडुलम था, पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर था, आपने इसे डिस्टर्ब किया और रिलीज कर दिया। अब आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, कुछ एक्ट नहीं कर रहा, दैट्स अ फ्री ऑसिलेशन। कोई आपने बाहर से अलग से फोर्स अप्लाई नहीं करी, दैट्स फ्री ऑसिलेशन। अगर आप डेफिनेशन लेना चाहते हो, सो इफ अ बॉडी इज slightly displaced from its equilibrium position, and left to itself, it starts oscillating with frequency of its own. Such oscillations are free oscillations. That's a free oscillation. और जिस फ्रीक्वेंसी से, जैसे हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, टाइम पीरियड था 2π√m/k। आप इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड ले लो, जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट्स 1/t, which is 1/2π√k/m. This frequency is known as natural frequency of the circuit. अब तक हमने जितने भी एसएचएम पढ़े थे, दे ऑल वर फ्री ऑसिलेशंस। देखो पूरी लिस्ट है सिस्टम्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। स्प्रिंग का आपने सिस्टम पढ़ा था, पेंडुलम का आपने सिस्टम पढ़ा था, ये सारे सिस्टम्स, यूट्यूब का आपका सिस्टम था,
स्प्रिंग का सिस्टम था, जितने भी सिस्टम्स है सब फ्री ऑसिलेशन में। आपने एक बार डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी। जो भी आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे, यस टाइम पीरियड से आप जो फ्रीक्वेंसी लेकर आओगे, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, दैट्स अ फ्री ऑसिलेशन। इसके बाद ऑसिलेशंस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। द नेक्स्ट इज तो नॉन नेचुरल कौन सी होगी? जिसमें आप फोर्स अप्लाई करेंगे। लाइक अगर आपका पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और उस पेंडुलम में आपने कोई सेल लगा रखा है, कोई बैटरी लगा रखी है जो उसको फोर्स अप्लाई कर रही है कॉन्टिन्यूसली, सो दैट विल बी अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके सर। या आपकी स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है और स्प्रिंग पर बार बार आप हाथ से फोर्स अप्लाई कर देते हैं, दैट्स अ फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट है अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपके सिस्टम में कोई डिसिपेटिव फोर्स काम नहीं कर रही, फ्रिक्शन जैसी कोई फोर्स नहीं है, तो हमेशा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो आप इसे लिख सकते हो इन absence of dissipative forces, body vibrates with a constant amplitude and fixed frequency. Such oscillations are undamped. Such oscillations are undamped. मतलब ऐसा है कि आपने एक पेंडुलम लिया और आपने कहा कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ना एयर फ्रिक्शन है ना किसी और तरह का फ्रिक्शन। आपने इसे एक बार डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, ये हमेशा, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये हमेशा ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। ये आपने एक स्प्रिंग ली, x इक्वल टू 0 पोजीशन थी, आप इसे x इक्वल टू a पोजीशन, आज तक हमने जो पढ़ा हमने अनडैम्प्ड पढ़ा, आप इसे यहां ले गए x इक्वल टू, आपने कहा कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो स्प्रिंग कभी नहीं रुकेगी। ये स्प्रिंग हमेशा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करती रहेगी। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें सिस्टम कभी भी रुकेगा नहीं, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगा। अगर आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, सो दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन, हमेशा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। दिस एम्पलीट्यूड इज a, this is undamped oscillation. सर Next ओमेगा thing, will also remain same. omega will remain same. That's an undamped oscillation. रियल लाइफ में क्या लगता है उमर, ऑसिलेशंस कैसे होंगे, अनडैम्प्ड होते होंगे? उमर है क्लास में? रियल लाइफ में अनडैम्प्ड हो सकते हैं सालिक? रियल लाइफ में जो ऑसिलेशंस होंगे वो कैसे होने चाहिए, अनडैम्प्ड? कभी रुकेगा नहीं? नहीं सर, रुकेगा। रुक जाएगा ना। मतलब आप एक पेंडुलम लो, एक बार डिस्टर्ब करो छोड़ दो, ऐसा थोड़ा ना होगा कि पेंडुलम हमेशा ऑसिलेट करता रहे, कुछ टाइम के बाद रुक जाएगा। ये आइडियल केस है। रियल लाइफ में जो ऑसिलेशंस होंगे दे आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्योंकि रियल लाइफ में आप फ्रिक्शन से नहीं बच सकते, किसी ना किसी का तरह का तो फ्रिक्शन जरूर एक्ट कर रहा होगा। सो ऑसिलेशंस in which amplitude decrease gradually with passage of time.
are damped oscillation. अब damped oscillation में ये जो आपकी फोर्सेस होती हैं डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगी, डैम्पिंग में डिसिपेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है विद टाइम पीरियड, विद टाइम। अगर आप पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखोगे डैम्प्ड ऑसिलेशन का, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखो, पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, फिर ये एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा और कम होते 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 ये डाई आउट कर जाएगा। दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसे डैम्पिंग कहते हैं। तो आपको अभी जो एक लास्ट टॉपिक जो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, दैट्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब आपको जो स्कूल सिलेबस में उसमें इनकी सिर्फ डेफिनेशंस हैं, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट लिखा हुआ है कि बस डेफिनेशंस आनी चाहिए, लेकिन आपके पास जेई में पूरा एक सेक्शन है जहां डैम्प फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसे हमें डिस्कस करना है। इसे लिख लो, डैम्पिंग डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल। सर डैम्पिंग में विद टाइम क्या क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज होगी। सर अगर हम डैम्प्ड वाले में एक वैक्यूम के अंदर पेंडुलम को रख के छोड़ दिए तो वहां पे तो रेजिस्टेंस नहीं लगेगा ना? हाँ, तो वो डैम्प नहीं होगा। देखो डैम्प है या नहीं वो तो आपकी कंडीशंस पर डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मैं तुमसे कहता हूँ एक स्प्रिंग है दिव्यांशु, यस सर। स्प्रिंग जिस रीजन में रखी हुई है वहां परफेक्ट वैक्यूम है, और जिस सरफेस पर स्प्रिंग रखी हुई है ना वो सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब बताओ मुझे क्या होगा, किसी तरह से एनर्जी में लॉस होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अ, सर ओमेगा भी चेंज हो? ओमेगा चेंज होगा, बट ओमेगा ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। जो अभी आपने ओमेगा पढ़ा था रूट ओवर के बाय एम, ओमेगा यस उस रूट ओवर के बाय एम से अलग हो सकता है। अब एग्जैक्टली ओमेगा कैसे चेंज करेगा, दैट डिपेंड अपॉन द डैम्पिंग कि आपको डैम्पिंग कैसे दी हुई है। वैसे जेई में अब तक मैंने जो डैम्पिंग देखी वो कांस्टेंट डैम्पिंग होती है, तो वहां आपका ओमेगा चेंज नहीं करता। बट ऐसा हो सकता है कि आपको डैम्पिंग भी टाइम डिपेंडेंट डैम्पिंग दे दे, तो वहां इन जनरल ओमेगा चेंज कर सकता है, टाइम के साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज। बट इनफैक्ट मैंने जो एडवांस में भी जहां तक देखा है डैम्पिंग कांस्टेंट देता है, तो आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो यूजुअल आपने अब तक कैलकुलेट किया था वो नहीं होगी, चेंज कर देगी, बट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। योर एम्पलीट्यूड विल चेंज विद टाइम, योर एनर्जीज विल चेंज विद टाइम, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी एज कंपेयर टू अ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, बट विल रिमेन कांस्टेंट। स्क्रॉल करूं, लिख लिया? अच्छा, वो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में तो तुम में से कई परेशान हो गए। ये समझ में आया अक्षत, नुहा, नुमा? यस सर। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ। अभी तो वेव्स बचा है, वेव्स में जो सीबीएसई में है वो तो नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बट यस जैसे ही हम जेई में जंप करेंगे वेव्स परेशान करेगा। ये सब अच्छे अच्छे चैप्टर्स थे, थर्मल, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स। सर 11th और 12th में कितना मतलब डिफरेंस रहता है वेटेज का?
ऑलमोस्ट सेम होता है बेशक, ऑलमोस्ट सेम। कभी ऐसा होता है 45% 11 से आ जाता है, 55 12 से होता है, कभी ऑलमोस्ट 50-50 रहता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है ना वो 11th की फर्स्ट बुक का और 12th की फर्स्ट बुक का, मतलब ये वो जैसे मैं कर रहा था तो काफी ज्यादा मैकेनिक्स से क्वेश्चन थे। बहुत बहुत ये वो बुक्स हैं जो डिसाइड करती हैं 11th में। इसीलिए ना वो अमन होता है बच्चों की, फर्स्ट बुक स्ट्रांग होती है, सेकंड थोड़ी वीक रह जाती है, क्योंकि टीचर भी बहुत स्ट्रेस देता है फर्स्ट बुक के ऊपर। फर्स्ट बुक अगर आपको आ गई तो फिर फिजिक्स में कम परेशानी आती है। फर्स्ट बुक में भी वो वर्क एनर्जी एंड पावर तक का पोर्शन सुपर इंपॉर्टेंट। सर थोड़ा सा ऊपर भी कर दीजिए। डन। सारिक हो गया आज एग्जाम? आज था ना तुम्हारा? ये हो गया सर। कैसा हुआ? कैसा हुआ? अच्छा रहा सर, सही था। गूगल की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं सर, उतने टफ क्वेश्चंस ही नहीं थे कुछ। मतलब पहले था कि सब्जेक्टिव ज्यादा होना था हमारे अकॉर्डिंग, बट ऑब्जेक्टिव ही 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था और 11 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था, जिसमें 7 ये था मतलब लिखने वाला, और 2 न्यूमेरिकल और लिखने वाला। एक बर्नौलीज आपने जो बोला था वो आया था, प्रूविंग था, और 2 न्यूमेरिकल थे बस। एक थर्मल का था और एक किसका, हाँ एक बर्नौलीज ऐसे था। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया हाँ? जी अच्छा रहा सर। तो कुछ तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया तो हुआ दोबारा, बिना जी सर। खोया खोया हुआ? हाँ खोया हुआ कुछ तो आया इसको देने का। चलो गुड, चलिए डैम्प्ड हो गया, अनडैम्प्ड डैम्प्ड कर लीजिए। क्या कह रहे हो सीम? सर आज का जो हमारा फिजिक्स का एग्जाम था, पहले 3 में तो डेफिनेशन ही थी। अच्छा, आपका भी आज ही था या आप सेम स्कूल्स में? सेम स्कूल में ना। अच्छा सेम स्कूल, ओके। तो असीम अच्छा हो गया आपका भी? यस सर, सही हुआ। चलिए देखिए, अब ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इस डैम्प्ड ऑसिलेशन में मान लो किसी एक तरह की हम डैम्पिंग फोर्स लेके चलते हैं, इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं एनालिसिस। डैम्प्ड ही बढ़ रहे हैं, सो डैम्पिंग का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने भी थोड़ा सा दिया हुआ है और उसी पर क्वेश्चंस आते हैं डैम्पिंग फोर्स का। तो मैं वही एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ कि एक लिक्विड है, इस लिक्विड में यहाँ से आपने स्प्रिंग कनेक्ट करी और आपने एक बॉडी को रिलीज कर दिया ऐसे,
ये बॉडी इस फ्लूइड में, लिक्विड में ऑसिलेट कर रही है। तो जब इस लिक्विड में ऑसिलेट करेगी तो ऑब्वियसली लिक्विड कुछ ना कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा इसके मोशन में। तो ये लिक्विड इस बॉडी के मोशन को अपोज करने के लिए एक डैम्पिंग फोर्स लगा रहा है। देखिए डैम्पिंग फोर्स कुछ भी हो सकती है, इन जनरली कुछ भी हो सकती है। आपको एक पर्टिकुलर केस देता है आपके सारे एग्जाम्स, जो केस एनसीईआरटी ने डिस्कस किया। तो यहाँ जो डैम्पिंग फोर्स है F is equal to minus of BV. This is the damping force जो मैं लेके चलूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ डैम्पिंग फोर्स इसके अलावा भी कुछ हो सकती है। मैं जो पर्टिकुलर डैम्पिंग फोर्स लेकर चल रहा हूँ ये डैम्पिंग फोर्स है माइनस ऑफ बीवी। मैं जो भी इक्वेशंस लिखूंगा वो सारी इक्वेशंस इस डैम्पिंग फोर्स के लिए। और फॉर्चुनेटली आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी मिलेगा वो सिर्फ इस पर्टिकुलर डैम्पिंग फोर्स के लिए आता है, माइनस ऑफ एफ। तो अब देखिए पूरा डिराइव करना होगा जैसे हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव सर करी। बी और वी क्या है यहाँ? B is some constant, V is velocity of body। कि जो भी डैम्पिंग फोर्स है वो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है। तो आपसे कई चीजें कहता है, जैसे वो आपसे कहता है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिराइव कीजिए। सो फॉर इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो एसएचएम की इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, क्योंकि पहले सिर्फ एक रीस्टोरिंग फोर्स थी, बट अब रीस्टोरिंग के फोर्स साथ साथ एक डैम्पिंग फोर्स आ जाती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के साथ एक माइनस ऑफ बीवी और ऐड हो जाता है। तो आपकी जो इक्वेशन थी, देखो मैं ये स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने इंट्रोडक्शन में रिपीट किए थे। हम ये काम दोबारा से कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में शायद पहले या दूसरे लेक्चर में हमने ये कैलकुलेट किया था। ये इक्वेशंस लिखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी। यही काम दोबारा रिपीट करना है, बट अब हम ये रिपीट कर रहे हैं विद अ डैम्पिंग फोर्स। पहले सिर्फ F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स था, अब माइनस ऑफ के एक्स के साथ एक माइनस ऑफ बीवी और आगे। तो ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, एनर्जी तक सब कुछ रिपीट होगा, और आपको देखना है कि डैम्पिंग फोर्स की वजह से कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं। तो ये आ गया। फिर उसके बाद हमने फोर्स को लिखा था एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ। आप इसको राइट में ले जाइए, ये आ गया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर माइनस ऑफ के बाय एम एक्स माइनस ऑफ बी बाय एम। सबको लेफ्ट में ले जाइए, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम वी प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। वी को आप लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी। वी कुड बी रिटन एज डी एक्स ओवर डी टी। सो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम। वी हो गया डी एक्स ओवर डी टी प्लस के बाय एम, एक्स इज इक्वल टू 0। This is the differential equation of SHM. This is the differential equation. अब आपका सिर्फ इतना काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ना हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी थी, ना अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बस का मैं सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। तो सिर्फ जो डिफरेंस है आपका पहले और अब में, डैम्पिंग की वजह से ये डिफरेंस आया। तो आपकी इक्वेशन में जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस इस एक्स्ट्रा टर्म की वजह से आएगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास, xt is a e to the power minus of bt by 2m cos omega ओमेगा प्राइम लिख रहा हूं मैं सिर्फ इसलिए कि अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन वो नहीं आएगा जो हमने पहले पढ़ा था। और ऐसे ही आप एक सॉल्यूशन साइन में भी लिख सकते हैं, a e to the power minus of bt by 2m into sine of omega prime t plus phi।
तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये टर्म है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म, डिफरेंस इस टर्म का है BT/2। तो ये टर्म डिसाइड करेगी कि आपका मोशन कैसे टाइम के साथ डिके कर रहा है। चलिए इसको लिखिए। सर स्क्रॉल डाउन कर एक काम करना है, इसको ना इसमें कई एम्पलीट्यूड्स आ जाएंगे तो इसको A0 लिख लेना। अच्छा, अब आप में से कोई बता सकता है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? दिव्यांशु, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन को ले लो या इस इक्वेशन को ले लो, एम्पलीट्यूड क्या है? सर पूरा A0 e⁻ राइट। इस कॉस वाली टर्म के अलावा या साइन वाली टर्म के अलावा जो भी बचता है वो सारा एम्पलीट्यूड होता है। तो ये सब एम्पलीट्यूड है। दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन
is A, which is A naught e to the power minus of bt by 2m. This is the amplitude of oscillation. और देखो amplitude of oscillation constant नहीं है, it decrease with time. माइनस आ रहा है ना एक्सपोनेंशियल में, it decrease with time. तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिके करेगा. तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इट्स टाइम एंड दिस इज एम्पलीट्यूड. सो दिस इज t equal to 0 instant. So it is time dependent. यस, इनिशियली आपका एम्पलीट्यूड देखो, अगर मैं यहाँ से t equal to 0 पर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ t की जगह 0 रख दो. सो यू विल गेट a इज a नॉट e टू द पावर माइनस 0. e टू द पावर 0 इज 1, सो a इज इक्वल टू a नॉट. तो t इक्वल टू 0 पर आपका एम्पलीट्यूड a नॉट था. फिर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ऐसे दिखाते हैं, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. इसको लिखते हैं, इस कर्व को पर्टिकुलर कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. तो जब मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया था ना डैम्प्ड का, उसमें ये दो चीजें आपको दिखेंगी. देखो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दोबारा से प्लॉट करूं, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो आपके ग्राफ में इसका भी सिग्नेचर होगा कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है. उसके साथ साथ कॉस या साइन फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो वो दोनों चीजें दिखेंगी. अगर आप कॉस लेके चलोगे तो ये है आपका कि एम्पलीट्यूड आपका वेरी कर रहा है. ये जो डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से. और ये जो आपको ऑसिलेशन मिल रहा है, दैट शो साइन और कॉस फंक्शन है. तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया था, इसमें दो चीजें हैं. ये जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, जिसे मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ये आ रहा है ड्यू टू दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर. और ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये साइन और कॉस फंक्शन की वजह से आ रहा है, जो पहले भी था ऐसे. तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है. एम्पलीट्यूड के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं रहेगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर जाती है. इसीलिए मैंने उसे ओमेगा प्राइम लिखा था. ओमेगा प्राइम पहले आता था k by m. नाउ योर ओमेगा प्राइम इज k by m माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर. ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है. देखिए, इसमें और कोई रास्ता नहीं है, आपको ये तो मेमोराइज करना पड़ेगा. लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाओ एग्जाम, बहुत टाइम लग जाएगा. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, देन यू नो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा प्राइम. ये टाइम पीरियड है. इसके बाद एक लास्ट टर्म आती है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी थी, दैट वाज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. पहले a कांस्टेंट होता था, तो आपकी एनर्जी कांस्टेंट थी. कल हमने बहुत ग्राफ प्लॉट करे थे, जो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थे. बट अब a कांस्टेंट नहीं है, a डिके कर रहा है टाइम के साथ, स्क्वायर हो जाएगा. तो आपकी एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा, दैट्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर a नॉट स्क्वायर e टू द पावर, देखो स्क्वायर करोगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, माइनस ऑफ bt बाय. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी. अब देखो, इसमें भी ये जो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a नॉट स्क्वायर आ रहा है, दैट इज योर e नॉट. इनिशियली आपकी ये एनर्जी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी. तो आप लिख सकते हो E हो गया, एनर्जी भी आपकी डिके कर रही है, E नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाय. तो जब आप एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर आपको याद हो तो अनडैम्प्ड में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता था, कल प्लॉट किया था पोजीशन के साथ भी टाइम के साथ भी. आज ये एनर्जी आपकी डैम्पिंग की वजह से ग्रेजुअली डिके कर जाएगी. तो इनिशियल एनर्जी ई नॉट थी, फिर ये टाइम के साथ डिक्रीज करती जाएगी. सो दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन. इसको लिख लो. इस पे कैलकुलेशंस तो अब आज तो नहीं हो पाएंगी, बस सिर्फ इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना है. एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है इसमें, बाकी प्रीवियस से उठाएंगे. सो दिस एसएचएम इज ओवर.
एक दो डेफिनेशंस हैं रेजोनेंस। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे होगा? अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। आपको पता है ना कि वेलोसिटी क्या होता है, इट्स ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ओमेगा की वैल्यू रखनी होगी, वी की वैल्यू रखनी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी ना हाफ एम वी स्क्वायर, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, वो भी डिके करेगा, बस ये होगा कि वहां डिक्रीज करने में साइन और कॉस फंक्शंस का आपको रिलेशन दिखेगा। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी लेना चाहते हैं, ये था ना काइनेटिक एनर्जी का, ये धीरे 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 करके डिके कर जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का भी ये था पहले, अब ये धीरे 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 करके डिके करेगा, ऐसे जाएगा। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। सर ये एक्सट्रीम ग्राफ के t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। जी अभी मैंने इसको ऊपर से सर आपने क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी के पहले? एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
सो ये क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता है, सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं, डैम्ड अनडैम्ड क्या होता है। ओके सो लेट्स स्टॉप हियर, आज को यहीं छोड़ते हैं, फ्राइडे से कंटिन्यू करेंगे विद वेव्स, फ्राइडे पक्का वेव शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। Thank Thank you, you, sir. sir.